मेरे डॉस बॉक्स की विंडो बड़ी नहीं हो सकती इसमें। तुम्हें दिख नहीं रही, बहुत छोटी है क्या? बहुत छोटी है। कैसे डालते हैं डॉस बॉक्स में? तो डला ही नहीं। कौन बोला ये? हाँ, नोटिंग। यानी बाबा आपका नहीं लगे कैसे कहाँ अटके आज? पॉसिबल। कहाँ तक पहुंचे, कहाँ पे अटके? क्रॉस बॉक्स एंड टैग्स में। So Kala just expected and encounter. हर ट्राई भी किया था कि नहीं? हाँ शायद वो नहीं करा। हाँ, वो ही नहीं, पबजी में लगे होंगे पूरे। And ट्राई करना इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं है, इजी है। इसको चलाना, प्रोग्राम को चलाना ट्रिकी है, बाकी कोई issue नहीं है। अब स्टार्ट करूँ या अभी भी कोई आ रहा है? मैम स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो सब म्यूट कर लो, और जिसको जो डाउट है ना जब भी, वो अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकता है, ठीक है? मशीन असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले मैं तुम लोगों को आज हल्का फुल्का बताऊंगी कि असेंबली लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है? इससे क्या होगा कि तुम लोग प्रोग्रामिंग अभी एकदम से तो नहीं कर पाओगे, बट हाँ पता चल जाएगा कि एटलीस्ट आपको करना क्या है। तो machine and assembly language. Machine language you all know consists of ones and zeros. Assembly language you all know. Assembly language is just one step above your machine language, and it's not like ones and zeros, but it's still complicated. Not like ones and zeros. यहाँ पे mnemonics होते हैं आपके particular, आपकी user readable होती है। आपने असेंबली लैंग्वेज सीएसए में करी है, अगर आपको याद हो तो सीएसए में ही आपने अब तक असेंबली लैंग्वेज किया, वरना आप अब तक सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज से डील करते हो। मशीन लैंग्वेज आपने कभी नहीं करी। तो असेंबली लैंग्वेज, जब हम पहले जब जमानों में मशीन लैंग्वेजेस पे काम होता था, तो वंस एंड जीरोस के थ्रू ही कोडिंग होती थी। लेकिन उसके बाद फिर मशीन लैंग्वेज आई। मशीन लैंग्वेज जो थी, उसमें आप छोटी छोटी स्टेटमेंट्स बना सकते थे, इंस्ट्रक्शंस बना सकते थे, तो इट वॉज अ लॉट इजियर एज कम्पेयर टू योर मशीन लैंग्वेज। वंस एंड जीरोस की जगह आप प्रॉपर वर्ड लिख सकते थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, और ठीक है, तो उससे वो कौन बच्चे आ जाने, तो उससे वो आपको इजी अंडरस्टैंडेबल होगी। लेकिन अब तो मशीन का भी कोई नामो निशान नहीं है, असेंबली का भी कोई नामो निशान नहीं है। ऑल यू डू इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब सी प्लस प्लस हो जाए, पाइथन हो, चाहे आर हो, चाहे किसी भी लैंग्वेजेस हो, वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए असेंबली लैंग्वेज सीखनी है। तो असेंबली लैंग्वेज होता क्या है, उसका सिंटैक्स कैसा होता है, वो आज हम देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज के क्या why assembly language, why we should opt for assembly language, we should never opt for assembly language, because ये तब की बात कर रहा है जब लोग मशीन लैंग्वेज पे काम करते थे। मशीन लैंग्वेज से वन से जीरो से वर्ड्स पे जाना was like an accomplishment, बट यहाँ पे अब हमारे पास एक प्रॉपर हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हम असेंबली लैंग्वेज को क्यों नहीं ऑप्ट करेंगे? इन केस यू आर डूइंग सम, अगर आप हैकिंग वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का बड़ा स्कोप होता है, ठीक है? तो असेंबली लैंग्वेज ये फास्टर एंड शॉर्टर प्रोग्राम्स जो हैं, ये कंपेयर कर रहा है आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज से। मशीन लेवल लैंग्वेज में वंस एंड जीरोज के इतने सिक्वेंसेस बन जाते थे कि प्रोग्राम जो होता था अननेसेसरीली बड़ा हो जाता था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में अगर आप देखो, अगर आपको कुछ एक नंबर इनपुट लेना है, तो उसके लिए 4 से 8 स्टेटमेंट्स होती हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजिट को इनपुट लेने के लिए। और एक अगर पूरा 16 बिट्स का अगर आपको एक नंबर इनपुट लेना है, तो 4 से 8 स्टेटमेंट होती हैं। तो अगर आप अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपेयर करो, तो ना ही ये शॉर्ट है, ना ही ये फास्ट है, क्योंकि आप एक ही स्टेटमेंट के लिए 4 से 8 स्टेटमेंट लिखना है, तो ये कहीं से शॉर्ट और फास्ट नहीं है। लेकिन अगर आप मशीन लैंग्वेज से कंपेयर करो, तो ये बहुत शॉर्ट और फास्ट है। यहाँ पे आपको, जैसे अगर आपने सी प्लस प्लस में एक इनपुट लिया, सी आउट कर दिया, सी इन कर दिया, हो गया काम। यहाँ पे आपको रजिस्टर्स के साथ बैक टू बैक 4 से 6 या 7 या 8 स्टेटमेंट्स में आपका काम होता है, सिंपल एक इनपुट आउटपुट का। तो असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू योर हाई लेवल लैंग्वेज, बट वेरी इजी एज कम्पेयर टू योर मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज से तो हमें कोई काम ही नहीं है, तो फास्टर एंड शॉर्टर वाला काम हटा ही देते हैं।
इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है इसका, बस ये ध्यान रखो, इंस्ट्रक्शन सेट होता है, मेमोरी होता है, प्रोग्रामर एक्सेसिबल रजिस्टर्स होते हैं। आपको अगर सीएसए में याद हो या अगर आपने रजिस्टर्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा हो, तो हमारे एक ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो यूजर एक्सेसिबल होते हैं, जो यूजर एक्सेस करते हैं, और एक ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो सिर्फ सिस्टम एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो सारे रजिस्टर्स यूज करेंगे जो यूजर एक्सेस कर सकता है, उनके बेस पे कोडिंग करेंगे। ठीक है, और ऐसे भी रजिस्टर्स आप देखेंगे जो आप यूज नहीं कर सकते। अगर ये देखो तुम, अगर सीपीयू क्या होता है हमारा, सिंपल मैं एडिशन का एग्जांपल लेती हूँ। सीपीयू क्या होता है हमारा, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, 8086 प्रोसेसर ज़्यादातर हम पढ़ेंगे। तो सीपीयू एक एएलयू है। सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट है a प्लस बी, सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, सिंपल सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट है। तो a प्लस बी करने के लिए मेरे पास a और b का क्या होना चाहिए, a और b का मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं एड्रेस बस पे a और b का एड्रेस भेजूंगी और मेमोरी से बोलूंगी मुझे इनकी मेमोरी लोकेशन से जो भी इनका डेटा है इन पे वो मुझे भेजो। तो वो मुझे डेटा बस के थ्रू a एंड b का डेटा भेजेगा, फिर मैं उसे प्लस करूंगी। अब मुझे क्या करना है, सी में उस रिजल्ट को स्टोर करवाना है। तो अब मैं क्या करूंगी, एड्रेस बस पे सी का एड्रेस भेजूंगी और डेटा बस पे सी का जो डेटा मेरा हुआ, जो मेरा प्लस करके रिजल्ट आया, वो सेंड कर दूंगी। सो दिस इज हाउ योर सीपीयू एंड मेमोरी सिस्टम वर्क्स। ये पढ़ के आए हो ना सीएसए में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लगा, ये मैं बहुत और मैं फास्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि ये तो जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ये कुछ भी आपके कोर्स में नहीं है। मैम वो बट ये, अभिनव को ये वो इन कर दो मैम। अच्छा अभिनव अभी तक हाँ बाहर ही है। अमन, अरविंद, अमन प्रताप, अभिनव नहीं अभिनव है तो क्या? नहीं। अच्छा मैम नहीं, बोल तो रहा था। बोल देना उसे दोबारा आ जाना नहीं ओके पता। मैम। ठीक है, तो सीपीयू के पास आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन है, एड्रेसेस एड्रेसेस होते हैं उसके पास। वो एड्रेस सेंड करता है मेमोरी को कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी आपका डेटा है वो मुझे सेंड करो। फिर उस डेटा के साथ उसने जो भी ऑपरेशन करना होता है, प्लस है तो प्लस करेगा, माइनस है तो माइनस करेगा। उसके बाद वो रिजल्ट जो होता है एड्रेस के साथ फिर से मेमोरी के भेज देता है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ये रिजल्ट स्टोर कर दो। तो सी का भेजेगा और सी का रिजल्ट भेजेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज हो गई। ये आप पढ़ते आए हो शायद सीएसए में, अब तक तो आपको ओएस में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, बस वगैरह वहाँ पे भी होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है ये रजिस्टर जो है, अभी सिर्फ देखो, लर्न करने लर्न करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 में हम सारे रजिस्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये रजिस्टर मैं आपको सिर्फ बता दी कि आपको पता चल जाए कि प्रोग्राम जब आप बनाओ तो आपको कौन कौन से रजिस्टर्स यूज करने हैं। तो इसमें से ये होते हैं आपके प्रोग्राम यूजेबल रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हो, यूजर इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इनमें से होते हैं आपके एक्यूमुलेटर, बेस रजिस्टर्स, काउंट रजिस्टर्स एंड डेटा रजिस्टर्स। Accumulator is further divided into AH and EL, which stands for accumulator high and accumulator low। ठीक है, ये हाई बिट्स के लिए होता है, ये लो बिट्स स्टोर करता है। ये हाई बिट्स, ये लो बिट्स, ये हाई बिट्स, ये लो बिट्स। ठीक है, तो इनको अगर याद करोगे तो बहुत इजी है। AH AL VH VH DH VL CH CL एंड DH DL, ये होते हैं आपके सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर। मेरे ख्याल से अगर आपको इनमें से भी किसी का यूज नहीं पता तो आईपी का तो यूज पक्के से पता होगा कि व्हाट आईपी डज। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ओएस तो ओएस अच्छे से पढ़ के आए ना। ओएस तो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसको जब तक अच्छे से ना पढ़ो उसमें पास ही नहीं होते। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर तो रटा हुआ होना चाहिए कि क्या करता है। पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो किसी ने आंसर दिया है क्या। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये होते हैं आपके वो रजिस्टर जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये वो रजिस्टर्स होते हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते। ये सिस्टम के रजिस्टर्स होते हैं। ये कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, जी ये फ्लैग्स जो होते हैं आपके, ये आपका सिर्फ सिस्टम एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सपोज अगर किसी एडिशन, किसी रिजल्ट, किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो है तो सिस्टम इसको जीरो सेट कर देता है। तो अगर आपने कोई कंडीशन लगाई हुई है जिसमें आपने ये पर्टिकुलर फ्लैग चेक करवाया हुआ है, तो अगर आप यूजर को एक्सेस दे देते हो इस फ्लैग को सेट करने के लिए, तो आपका जो है पूरा ऑपरेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज मैंने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन पे कंडीशन लगाई हुई है कि अगर इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट जीरो है तो परफॉर्म दिस ऑपरेशन, एल्स परफॉर्म दिस ऑपरेशन।
तो अगर मेरा यूजर ही जीरो फ्लैग को एक्सेस कर पा रहा है और चेंज कर पा रहा है तो मेरा प्रोग्राम का तो कोई मतलब नहीं रहा, वो उसे मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये इसलिए ये ऐसे फ्लैग्स होते हैं जिनको सिर्फ सिस्टम हैंडल करता है। सिस्टम इनकी बिट्स को चेंज करता है एज पर योर इंस्ट्रक्शंस, और इनको हम ज़्यादातर कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका मेन चीज़ असेंबली लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है आपका। असेंबली लैंग्वेज की सिंटैक्स में आपकी 4 चीज़ होती हैं, जिसमें से 2 होती हैं आपके ऑप्शनल। यहाँ पे होता है आपका एक नेम, ऑपरेशन, ऑपरेंड्स और एक कमेंट। यहाँ पे नेम और कमेंट जैसे कि आपका नॉर्मल लैंग्वेज में भी होता है, दे आर ऑलवेज ऑप्शनल। अब सी प्लस प्लस में अगर आपको याद हो, नेम मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ व्हाट नेम स्टैंड्स हियर। सी प्लस प्लस में आपको याद हो कि गो टू एक कमांड होती है ना, गो टू से आप जंप कर सकते हो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सी प्लस प्लस में कोई नीड नहीं होती कि आपको हर इंस्ट्रक्शन के आगे नेम देना है, यहाँ पे भी वो नीड नहीं है। बट यहाँ पे भी हमारा जंपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वहाँ पे तो गो टू फिर भी ऑप्शनल होता है, यहाँ पे हम जब यहाँ पे जो होता है हमारा हम जो यहाँ पे हमारा मोड ऑफ, यहाँ पे जब हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन कोड टू अनदर कोड, तो उस केस में हम जंप्स वगैरह यूज करते हैं। तो उस केस में ये बहुत ऑफन यूज होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर बार ही हम किसी हर इंस्ट्रक्शन को नेम दें। इट्स डिपेंड्स अपॉन अस कि देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते तो नहीं दे दें। सिमिलरली विद कमेंट्स, बचपन से करते आए हो, बचपन से तो नहीं, फर्स्ट ईयर से करते आए होंगे, 12th से या 11th से, कि कमेंट जो है गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। बट हाँ, अगर नहीं देना चाहते तो ठीक है। अब नेम फील्ड यूज फॉर इंस्ट्रक्शन लेवल प्रोसीजर नेम्स एंड वेरिएबल नेम्स। असेंबलर ट्रांसलेट्स नेम्स इनटू मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, मेमोरी एड्रेसेस जैसे ही मैंने कोई वेरिएबल दिया या मैंने कोई प्रोसीजर दिया तो वो उसको मेमोरी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेम्स आर, अब जो नेम्स हैं आपके, दे कैन बी फ्रॉम 1 to 31 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकते हैं। नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें हो सकते हैं। नंबर्स में नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ठीक है, नेम्स जो हैं वो किसी डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होने चाहिए। पीरियड को आप यूज कर सकते हो बट इट शुड नॉट बी बिटवीन योर नेम, इट शुड ऑलवेज बी इन द बिगिनिंग। केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो 1 to 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आप ये वाले यूज कर सकते हो। पीरियड यूज कर रहे हो तो दैट शुड बी इन द बिगिनिंग ऑफ योर नेम एंड केस सेंसिटिव है। ठीक है, एंड इट शुड नॉट बिगिन विद अ डिजिट। तो अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं। ये आपके लीगल्स नेम एंड इलीगल्स नेम। ये देखो काउंटर 1 है, डिजिट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लॉन्ग एज ये 1 यहाँ पे नहीं है तो ये एक लीगल नेम है। स्पेशल कैरेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम ऑफ डिजिट्स नहीं है। यहाँ पे देखो कि ये क्यों इलीगल हो जाते हैं। 2 वर्ड्स, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। नाम के बीच में, नाम के बिगिनिंग में तो कोई उसका रिलेवेंस ही नहीं है, बट नाम के बीच में आपका स्पेस नहीं अलाउड है। नाम जो आपका जो नेम है, इट शुड नॉट बिगिन विद अ डिजिट, दैट्स व्हाई इट्स इलीगल है। डॉट जो है अगर वो आपका आ रहा है, अगर प्रेजेंट है नाम में, तो इट शुड बी इन द बिगिनिंग ओनली। एंड जो है स्पेशल कैरेक्टर है, बट जो स्पेशल कैरेक्टर की लिस्ट हमें असेंबली लैंग्वेज अलाउ करता है उसमें नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स इलीगल। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? अगर मैं बहुत तेज थी? नो मैम। नो ठीक है, मैम। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया, सिंटेक्स समझ में आया। ऐसे ही आपको सारे सिंटेक्स, ऐसे ही आपको पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है असेंबली की। अब आ जाओ अपने ऑपरेशन फील्ड में। इंस्ट्रक्शन जो होती हैं आपकी वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी स्टेटमेंट जो है आपकी असेंबली लैंग्वेज की, वो 2 टाइप की है। एक होती है आपकी इंस्ट्रक्शन, एक होता है असेंबलर डायरेक्टिव। अगर आपको पता हो तो इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, बेसिकली कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इट्स परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन। असेंबलर डायरेक्टिव क्या कर रहा है, इट्स ओनली टेलिंग दैट असेंबलर दैट डू दिस। कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, कुछ एडिशन नहीं करना, कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं करना, कुछ मूव नहीं करना, जस्ट डू दिस, जस्ट अलॉट अ पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस फॉर ना नेम फॉर अ वेरिएबल ऑफ दिस नेम। अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ तो इट्स एन असेंबलर डायरेक्टिव। वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा। वहाँ पे सिर्फ असेंबलर को बोला जा रहा है कि इस नाम का लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दूँ। ठीक है, ये मैंने एक प्रोसीजर बनाया है, इस प्रोसीजर के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दो। तो एक होता है आपके पास इंस्ट्रक्शन और एक असेंबलर डायरेक्टिव। पूरी की पूरी आपकी स्टेटमेंट जो होंगी वो या तो असेंबलर इंस्ट्रक्शंस होंगी या असेंबलर डायरेक्टिव होंगी। अब आती है आपकी ऑपरेंड फील्ड। ऑपरेंड फील्ड में आपके एक ऑपरेंड भी हो सकते हैं, 0 ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, 2 ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका ऑपरेशन किस टाइप का है। जैसे आपका 9 ऑपरेशन हो गया, उसमें आपके 0 ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, ये वाली सारी कमांड्स जो हैं ये
ये आप पढ़ोगे अभी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में। आप इतना कैबिल हो जाओगे कि आप असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटे छोटे ग्लैंस लेते जाओ कि क्या चीज़ें हैं, बाकी इन सब चीज़ों को डिटेल्स में हम थ्योरी में पढ़ेंगे। ये सारे नो ऑपरेशन, इंक्रीमेंट, ऐड, ये सब हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है हमारा कमेंट फील्ड। कमेंट फील्ड शुड बिगिन विद अ सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन से बिगिन होना चाहिए। अ सेमीकोलन इन बिगिनिंग ऑफ अ लाइन मेक्स इट अ कमेंट लाइन। गुड प्रोग्राम प्रैक्टिस, वही बोले जा रहा है। अब एक एग्जांपल देखो, मूव cx टू 0, ये मूव कमांड है। मूव कमांड क्या करती है, सोर्स रजिस्टर से, सोर्स से डेस्टिनेशन में कोई डेटा को मूव करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, राइट हैंड साइड पे हमारा हमेशा सोर्स होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा हमारा डेस्टिनेशन होता है। तो 0 विल बी मूव टू योर काउंटर रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे बस इसने आपके कमेंट का लिए एग्जांपल दिया हुआ है कि दिस इज हाउ, अगर आप पहली बार किसी के लिए, सपोज मैं ही अगर आपके लिए प्रोग्राम बना रही हूँ, तो मैं अगर आपके लिए प्रोग्राम बना रही हूँ तो मैं अगर उसमें कमेंट दूंगी तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मूव क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आता है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा को आप 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो असेंबली लैंग्वेज में, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल, ठीक है। अब डेसिमल क्या होता है, आपके डेसिमल नंबर्स 1 to 9, बाइनरी नंबर्स आपके 0 and 1, और हेक्साडेसिमल आपके 1 to 15, और आपके ऑक्टल होते हैं 1 to 8। उसके बाद अगर आपको पता, सपोज आपने डेसिमल नंबर यूज़ किया है, तो आपका डेसिमल नंबर सिंपल ऐसे भी हो सकता है और इसके आगे आप डी भी अपेंड कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने 25 लिखा है, अब 25 अगर मैंने बाय डिफॉल्ट उसके आगे कुछ नहीं लगाया, इट विल बी कंसिडर्ड एज डेसिमल। अगर मैं चाहती हूँ कि वो पर्टिकुलर हेक्सा में माना जाए या ऑक्टा में माना जाए, तो आई हैव टू अपेंड इट विद द डिजायर्ड कैरेक्टर, लाइक बी फॉर बाइनरी। बाइनरी में तो 25 लगा ही नहीं सकती, तो बी फॉर बाइनरी होता है, डी फॉर डेसिमल, एच फॉर हेक्साडेसिमल, एंड ओ फॉर क्यू फॉर योर ऑक्टा, ऑक्टल नंबर, ठीक है। So अगर एक नंबर अपेंड है, अगर सपोज 25 है and if 25 is appended with h, so it's a hexadecimal number. The system will consider it as a hexadecimal number. So अगर आपने कल देखा हो, मैं जब प्रोग्राम रन कर रही थी तो मैंने 2211 डाला, तो बाय डिफॉल्ट उसने वो डेसिमल नंबर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आपके इंक्लोज होने चाहिए, जो कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी यही प्रैक्टिस करते हो कि कैरेक्टर शुड बी आइदर इंक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, ठीक है। कैरेक्टर स्ट्रिंग हो चाहे कैरेक्टर हो, इट शुड बी इंक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। अगर आप देखो, अगर आप नहीं डालोगे ना, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नंबर, क्योंकि ए यहाँ पे हेक्सा है, ए यहाँ पे हेक्सा भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप उसको जब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स डाल देते हो, तो इट्स रिप्रेजेंटेड एज इट्स एस्काई कोड। जैसे ए का एस्काई कोड होता है हमारा कैपिटल ए का 41H, स्मॉल ए का 61H, एंड 0 का एस्काई कोड होता है 30H, ठीक है। अब होता है हमारे पास एक लाइन फीड एंड एक होता है कैरेज रिटर्न। ये जो दो कोड है ना, ये आपको थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, थ्रू आउट द लैब्स लर्न करने हैं। लाइन फीड और कैरेज रिटर्न क्या होता है, जब आपने अगर टाइपराइटर पे कभी काम किया हो, तो टाइपराइटर पे दो तरीके से हमारा कर्सर मूव होता है। सपोज मैं एक लाइन टाइप कर रही हूँ, तो एक कर्सर मूव होता है बिल्कुल लाइन के नीचे आता है, और फिर एक बार वो लाइन के न्यू लाइन के बिगिनिंग में चला जाता है, ठीक है। तो लाइन फीड इज माई, ये लाइन बिगिनिंग में चली जाए, और कैरेज रिटर्न इज वो मेरे न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है। आ रही बात समझ। तो ये जो कोड है ना, ये अभी आपको बहुत यूज करना है, इतने प्रोग्राम में यूज करोगे कि आपको याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप अपने C++ में सिंपल स्लैश एन लिख देते थे ना, यहाँ पे स्लैश एन नहीं होगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर को प्रॉपर फीड करना पड़ेगा 0H एंड 0DH के साथ, फिर उसको इंटरप्ट से इंटरप्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक लाइन, नेक्स्ट लाइन आएगी। तो समझ रहे हो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है। क्या करोगे आप, 0AH को फीड किया रजिस्टर में, इंटरप्ट किया, उसने कर्सर नीचे ला दिया, 0DH को रजिस्टर में फीड किया, इंटरप्ट किया, उसने कर्सर बिगिनिंग में ला दिया, ठीक है। तो तब आपकी होती है न्यू लाइन। तो इसी वजह से असेंबली का एक सेंटेंस का जो हाई लेवल लैंग्वेज एक सेंटेंस में कर देती है, एक वर्ड में कर देती है जो काम, वो हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज जो है आपकी 4 से 8 स्टेटमेंट्स में करती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आपको यूज़ नहीं है। बाकी ये आ जाए तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा, आप हैक कर सकते हो सिस्टम्स को। बाकी चलो डेटा, ये देखो कि क्या होता है, एक रजिस्टर्स में की वैल्यू को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर AL में सपोज मेरा FFH है, विच इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, सो इट्स रिप्रेजेंट एन अनसाइंड नंबर 255, साइंड नंबर -1 टूज कॉम्प्लीमेंट में, हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट में होगा,
एच में अगर 30H है तो इट रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 48। ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट देख लो कि एक नंबर जो है वो कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपको अपने जब प्रोग्राम करोगे, जब नंबर्स की हैंडलिंग करोगे, तो यू विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस। वरना आपके सम एडिशन और आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सबका आंसर गड़बड़ आएगा। वो मैं आप सबको बताऊंगी कि आप क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब तक आप क्या करते थे, सी प्लस प्लस की बात अगर मैं करूँ तो इंट ए कर दिया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे आप क्या करते हो, पहले वेरिएबल नेम देते हो, फिर बताते हो कि मुझे कितना साइज चाहिए, फिर उसकी वैल्यू देते हो या वैल्यू नहीं देते हो। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे एग्जांपल है, नेम ऑफ योर वेरिएबल, उसका साइज एंड उसकी इनिशियल वैल्यू। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ नॉट इनिशियलाइजिंग इट विद एनीथिंग। इन दैट केस यू जस्ट पुट सिंपल क्वेश्चन मार्क इन द प्लेस ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो अब देखो ये हमारे काम क्या करते हैं, डीवी पीडब्ल्यू डीडी डीक्यू डीटी, ये सब इनका काम क्या है। अगर मेरे को सपोज, अगर अच्छा आपको किसी में बाइट वर्ड्स में डिफरेंस वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बाइट कितने बिट्स की होती है, 8 बिट्स की होती है। एक वर्ड जो होता है 2 बाइट्स का होता है। डबल वर्ड इज ऑफ 4 बाइट्स। क्वाड वर्ड ऑफ 4 कंसेक्यूटिव वर्ड्स। ठीक है, एंड 10 बाइट्स इज योर 5 कंसेक्यूटिव वर्ड्स। तो वन वर्ड में देयर आर 16 बिट्स। ठीक है, तो 10 बाइट्स में कितनी बिट्स हो जाएंगी, आप आराम से काउंट कर सकते हो। यहाँ तक तो हमें पहुंचना ही नहीं है, यहाँ तक भी नहीं पहुंचना, हमारा काम सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाएगा, डी तक, फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो अब देखो अगर आपने सपोज एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आपको 4 स्टोर करना है, तो आप जानते हो 4 कितनी बिट्स लेगा, 4 बिट्स लेगा, 4 बिट्स लेगा। तो उसके लिए आप डीबी स्पेस जो है आराम से एलोकेट करवा सकते हो। सपोज मैंने नाम दिया मैंने कोई भी नाम दिया एप्पल डीबी एंड 4, मैंने उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया एंड मेरा स्पेस भी एलोकेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को एलोकेट करवा सकते हैं। अब आपको डिक्लेरेशन पता चल गई, name of your variable, your size of your variable, and initial value, which is optional. You can place question mark in place of it if you don't want to initialize it. Now here are some examples. There is a I variable of db size and the value is 4. ठीक है, there is a j variable of db size which is not initialized, तो j की अभी कोई वैल्यू नहीं है. There is a name variable of db size of course. अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है उसने, डीबी को क्या किया हुआ है उसने एक स्ट्रिंग के साथ एलोकेट किया हुआ है. इट्स विल बी कंसिडर्ड एज एन एरे, दैट्स व्हाई 6 बाइट्स विल बी एलोकेटेड फॉर दैट. ठीक है, सी के लिए 1 बाइट, यू के लिए 1 बाइट, ओ के लिए 1 बाइट, यू आर एस सी के लिए एक बाइट वो एलोकेट कर देगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो के विल बी कंसिडर्ड एज एन एरे. यहाँ पे के है और उसकी 3 वैल्यू है. अगर किसी वेरिएबल की एक से ज्यादा वैल्यू होती है तो इट्स कंसिडर्ड एज एरे. ठीक है, तो यहाँ पे इसको एरे की तरह कंसिडर किया हुआ, तो हर वैल्यू के लिए एक बाइट हमने एलोकेट करवा दिया. पहली में 05 डाल दिया, सेकंड में 03 डाल दिया और -1 इज रिप्रेजेंटेड एज एफ, तो यहाँ पे एफ डाल दिया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपका वर्ड वेरिएबल. अभी हमने डीबी देखा, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं IDW4 डालती, सपोज मेरा अभी तक तो बाइट साइज था तो वो 1 बाइट में 04 डाल देता. अगर मैं वर्ड साइज डालती हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो बाइट को लेके बाकी को छोड़ देगा, नहीं, वो क्या करेगा, वर्ड साइज के मेमोरी को एलोकेट करवाएगा आई के लिए, और जितने में 04 आ रहा है उतने में 04 डालेगा, बाकी में 00 कर देगा. तो ये वेस्टिंग ऑफ स्पेस हो गई है ना. तो वेस्टिंग ऑफ स्पेस, लेकिन सिस्टम को नहीं पता कि ये वेस्टिंग ऑफ स्पेस है. उसने वो जैसा आप उसको बोलोगे कि भाई मुझे DW डालना है, DD डालना है, चाहे DQ चाहे DT, वो आपके 4 के लिए उतना स्पेस एलोकेट कर देगा. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको सिर्फ 4 एक बाइट के डिजिट चाहिए तो आपको ये वाला DW लेना चाहिए या DB लेना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है. तो ये हमारी बात होगी सिस्टम की. अब देखो JDW है, मतलब डिफाइंड वर्ड 2 बाइट्स -2 के लिए, तो -2 तो एफ से रिप्रेजेंट हो गया, बाकी में उसने 00 डाल दिया. ठीक है, FF इज 00. के DW1ABCH, अब यहाँ पे पूरा स्पेस एलोकेट होगा, BC जाएगा हाई में और 1A जाएगा आपका लो में. ठीक है, फिर आता है आपका LDW01. अब देखो, अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना कि 01 इज योर कैरेक्टर स्ट्रिंग. ठीक है, तो 1 will be represented as ASCII in the memory space and 0 will also be represented as
मेमोरी एस का इन मेमोरी स्पेस, ठीक है। इनको डायरेक्ट आप 0 1 नहीं डालोगे, आप नहीं डालोगे, मेमोरी क्या करता ओ सिस्टम क्या करता है, इनको डायरेक्ट 0 1 नहीं सेव करेगा, इनको उसकी एस का फॉर्म में सेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया, मैंने आपको सिंटेक्स बताया जिसमें आपके पास नेम होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं और कमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि नेम को किस तरीके से आप डिफाइन करवा सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग करते आए हो सी प्लस प्लस में, नेम पता होना चाहिए आपको। तो वो तो जस्ट नई चीज लर्न करने वाली बात है, कुछ नया नहीं है इसमें। बाकी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये थोड़ा सा नया था कि असेंबली लैंग्वेज में वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर होते हैं, डीबी, डीडब्ल्यू, डीडी, इनका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बाकी इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो आपको बहुत ही नया लगा और ना समझ में आया हो। अब यहाँ पे देखो डीडी, ठीक है। अब डीडी में देखो, डीडी में कितना है, डबल वर्ड्स जाने चाहिए थे। डबल वर्ड्स मतलब एक वर्ड कितने बिट्स का होता है, 16 बिट्स का। तो डबल वर्ड्स कितने बिट्स का हो गया, 32 बिट्स का। तो 32 बिट्स में आपका मेमोरी स्पेस जो एलोकेट हुआ और 32 बिट्स में आपको स्टोर हो गया। अब ये पूरा नंबर तो जो है 32 बिट्स में आराम से आ जाएगा। ये सबसे हाई बिट्स पे जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। देखो उसी तरीके से वो स्टोर हो गया। जे डी डी -4 जो है, -4 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी में 0 0 0 डाल लेंगे, ठीक है। 0 0 0 डालेंगे तो -4 वॉज ओनली अ बाइट लॉन्ग एंड वी ऑक्यूपाइड 4 बाइट्स फॉर दैट। तो इट्स वेस्ट ऑफ स्पेस अगेन, बट सिस्टम को नहीं पता, उसे आप डीडी बोलोगे तो वो डीडी ही आपके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके कॉन्स्टेंट। आपने कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट जिनके नेम थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होते, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो एक बार डिफाइन हो जाते हैं तो उनके नेम चेंज नहीं होते। इसी तरीके से आपके पास असेंबली लैंग्वेज में भी एक प्रोविजन है कॉन्स्टेंट डिफाइन करने का, विच इज EQU। यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम होता है, यहाँ पे आपका ये आपका ऑपरेंड होता है और ये होती है आपकी वैल्यू। आप इसको किस वैल्यू से अटैच करवाना चाहते हैं, तो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम LF जहाँ जहाँ यूज करोगे वहाँ वहाँ इट विल बी चेंज्ड विद 0AH, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मूव DL, DL में 0AH डाल दो, या मूव DL में LF डाल दो, बोथ आर सेम। सिमिलरली आप EQU में एक स्ट्रिंग, EQU के हेल्प से प्रॉम्प्ट में एक स्ट्रिंग भी डलवा सकते हो। तो आप मैसेज DB टाइप योर नेम की जगह मैसेज DB प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो। यू विल डू ऑल दिस थिंग्स इन योर प्रोग्राम्स। EQU भी EQU यूज करोगे या नहीं करोगे, बट यू विल डू ऑल दिस थिंग, मैसेज टाइप योर नेम, प्रॉम्प्ट, 0H DL, ये सब कुछ करोगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो बहुत ही क्लीशे सा कंसेप्ट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, दैट इज एरे। So I told you array before in previous slide also that array can be defined as k, db, 5, 3, -1, but that array is very limited. Okay, मैं ह्यूमन हूँ, मैं और जब प्रोग्राम लिख रही हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 एलिमेंट डाल दूंगी। लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू राइट मोर देन 10 एलिमेंट्स, मुझे 200 एलिमेंट का एक एरे बनाना है, तो मैं सबको लिखने थोड़ी बैठूंगी, मैं एरर कर सकती हूँ, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। तो उस केस के लिए भी मेरे पास प्रोविजन है, असेंबली लैंग्वेज मेरे को एक प्रोविजन देती है, विच इज पहले अपना एरे नेम डालो, उसके बाद एरे का साइज डालो। एरे का साइज एंड एरे के एलिमेंट्स का साइज डिफरेंस है। एरे के एलिमेंट्स का साइज डालो, मैंने एरे का साइज बोला, आप कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स का साइज बताना चाह रही हूँ, ठीक है। डीबी इज एरे का एलिमेंट्स का साइज। तो अगर मैंने 100 एलिमेंट्स डाले ना, तो हर एलिमेंट का साइज क्या होगा, बाइट साइज, ठीक है। बाइट साइज का एरे नहीं होगा, बाइट साइज का हर एलिमेंट होगा। तो देयर विल बी 100 बाइट्स allocated for that array. Clear? I hope it's clear. Otherwise you can turn on your mic and ask me any problem. अगर अभी क्लियर होता जा रहा है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। I'm assuming that everyone is getting it. Next is ये पर्टिकुलर एरे जो है ये क्या कर रहा है, नंबर नाम का एक एरे बना रहा है 100 एलिमेंट्स का, और हर एलिमेंट में वो 0 डाल रहा है। डुप्लीकेट, DUP स्टैंड्स फॉर डुप्लीकेट, ठीक है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट में 100 के 100 एलिमेंट्स में 0 डाल रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, ठीक है। अब एक और एरे हम बनाते हैं DW का। अब यहाँ पे 200 एलिमेंट का एक एरे बन रहा है और हर एलिमेंट का साइज क्या है, एक वर्ड है, डिफाइंड बाइट डिफाइंड वर्ड, ठीक है। डिफाइंड डबल वर्ड इज DD, ध्यान रखना दिस इज डिफाइंड वर्ड। 200 एलिमेंट्स का आपने एक एरे बना दिया जिसमें हर किसी एलिमेंट का साइज है एक वर्ड, आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। DUP क्वेश्चन मार्क से समझ आ रहा है कि आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। ऊपर वाले में आपने सब पूरे एरे के एलिमेंट्स में 0 डाला था, यहाँ पे आपने कुछ नहीं डाला, ठीक है। यूजर पे डाल दो, उसे जो करना है, उसे प्लस माइनस करके डालना है तो वो खुद डाल सकता है।
अच्छा अब ये देखो, अगर किसी कोई मुझे बताना चाहे कि हाउ दीज टू डेफिनेशंस आर इक्वल, अगर किसी को समझ आ रही है तो देखो एक लाइन है ये db5 4 3 dup 23 dup 01 एंड लाइन db5 4 2001 2001 2001। ये किसी को लग रहा है कि ये दोनों डेफिनेशन क्यों सेम है, इक्विवेलेंट, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर दोनों को हम प्रिंट करना चाहें तो दोनों के एलिमेंट्स इस तरीके से आएंगे। ये भी ये है, क्योंकि मैम इसमें हमने दूसरे वाले में डुप्लीकेट ना यूज करके डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। ठीक है। तो आपको ये डुप्लीकेट को आप वो कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। ये वाले को दिखा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, टिपिकल है देखो। मैम पहले पैरेंथेसिस वाला डुप्लीकेट होगा, पैरेंथेसिस वाला 300। हाँ जी मैम पहले पैरेंथेसिस वाला डुप्लीकेट कौन सा होगा पैरेंथेसिस 2 वाला? फिर 0 0 0 1। हाँ जी हाँ सही मैम बात। मैम वैल्यू दी गई है 5 4 3 डुप्लीकेट 2 3 डुप्लीकेट 0 1। तो हाँ उसमें सबसे पहले चलेगा मैम 2 हाँ 0 0 0 1। अब हाँ मैम ये डुप्लीकेट होगा पूरा एक एरे के साइड, गुड। एरे की तरह। तो 2 0 0 1 2 0 0 1। गुड, बिल्कुल यही है। कौन बोल रहा था? सही ये डुप्लीकेट होता रहेगा। कौन बोल रहा था? उत्कर्ष। उत्कर्ष। हाँ उत्कर्ष बिल्कुल यही सही कह रहा है वो। देखो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले ये वाली चीज डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। टू, अब थ्री को डुप्लीकेट, थ्री डुप्लीकेट करना है। थ्री एक एरे बना है 3 एलिमेंट्स का जिसमें 0 0 0 डालना है, तो 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1। अब ये जो है फिर से 3 टाइम डुप्लीकेट होगा, 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1, ठीक है। तो इस एरे मैंने सपोज अगर मैंने एक एरे बनाया तो पहले एलिमेंट में 5 डाल दिया, दूसरे एलिमेंट मैंने 4 डाल दिया, तीसरे एलिमेंट मैंने डुप्लीकेट कर दिया इससे, उसके अंदर भी मैंने एक डुप्लीकेट यूज करा, ठीक है। तो पहला डुप्लीकेट खोलेंगे 2 0 0 1 2 0 0 1, फिर उसको 3 टाइम्स हम एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। ऐसा अब आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन टाइप। सिर्फ पढ़ो इन इंस्ट्रक्शंस को, ये इंस्ट्रक्शन आपकी थियरी में और भी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। आपके पास होती है ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन विच ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशंस टू इनपुट आउटपुट पोर्ट्स between registers and memory location or input output ports. There can never be a transfer between memory location to memory location. There is a special instruction for that. और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि which is the only instruction which transfer from memory location to memory location, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आपके पास क्या आता है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐड विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लाई, इंटरप्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, आई डिवीजन सी, कैरी विद डिनोमिनेटर, ये सब आपकी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है। फिर आपकी होती है बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन जो है ये भी आप करोगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप यूज करोगे, सब सारी सारी नहीं बट इनमें से कुछ कुछ आप यूज करोगे। बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ये आपने सीएसए में करा होगा क्योंकि मैंने भी सीएसए पढ़ी हुई है और मुझे पता है एसएचएल और एसएचआर तो वहाँ पे पढ़ाते हैं। शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, किसी बिट को अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करवाना है, राइट शिफ्ट करवाना है तो यू कैन यूज दिस, है ना। रोल क्या करता है आपकी, जैसे 1 1 2 2 है तो 2 2 1 1 के तरह उसको स्टोर कर देता है, जॉर एंड ये सब तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो ये होती है आपकी बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक और बिट मैनिपुलेशन। तीनों टाइप्स यूज करेंगे लेकिन सारी सारी नहीं यूज करेंगे, जो जो हमारे प्रोग्राम में यूज होनी होगी वो करेंगे। फिर आती है हमारी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन भी आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो इनके साथ। अगर मैं C++ की बात करूँ तो गो टू एक वहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती थी जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे जंप कर जाते थे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोविजन है किसी एक कोड सेगमेंट से दूसरे कोड सेगमेंट में जाने का, तो हमारे पास यहाँ पे भरमार होती है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की। जंप, जंप इफ ग्रेटर, जंप इफ लोअर, जंप इफ इक्वल, जंप इफ नॉट इक्वल। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारी कंडीशनल जंप्स हैं, ठीक है। और ये जंप भी आप पढ़ोगे, ये सारी चैप्टर्स में आपकी डिटेल में आएंगी, अब इसे देखते जाओ, ठीक है। फिर आती है आपकी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आपकी स्ट्रिंग्स के साथ डील करती हैं। अगर मूव कर रही हैं तो स्ट्रिंग के स्ट्रिंग को मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो आपकी अलग अलग चैप्टर्स थी, ये अगर आप अपने माइक्रो प्रोसेसर्स की गाइडलाइंस को देखा है
तो उनमें कोर्स में ही ये सारे इंस्ट्रक्शंस है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ग्लैंस लेना है कि हाँ ये चीजें होती हैं, तो आप एक लैंग्वेज करते समय आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आती है हमारी इंस्ट्रक्शन टाइप्स, अभी बता रहे हैं इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, ये भी आपने करा हुआ है। प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस अगर आपने फ्लैग्स के साथ जैसे कोई फ्लैग आपको क्लियर करना है, कोई इंटरप्ट आपको क्लियर करनी है, तो यू हैव द प्रोविजन ऑफ दैट। Also, there are miscellaneous instruction, no operation wait. You want to halt your, suppose you are doing some program and you want to put a halt on it in between your command, so you can use wait or no operation, ठीक है। Also, there are interrupt instruction। इस पे पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में होता है आपके माइक्रो प्रोसेसर में, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस। इंटरप्ट्स आपको सबको पता होंगे इंटरप्ट्स क्या होती हैं, सीपीयू को थोड़ा सा रोकना उसके काम से कि भाई ये वाला काम छोड़ के मेरा वाला काम कर दो, तो वो इंटरप्ट्स होती हैं। तो वो इंटरप्ट्स आप डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पे कि कैसे होती हैं, और इंटरप्ट्स आप डिटेल में पढ़ोगे ही नहीं, आप प्रोग्रामिंग में इंटरप्ट्स को यूज करोगे और आप देखोगे कि कैसे एक्चुअल में आपकी इंटरप्ट्स जो है आपके प्रोग्राम करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल में होगा। नेक्स्ट आता है आपका कुछ जर्नल रूल्स जो होते हैं हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन नॉट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी, ठीक है। सो बोथ ऑपरेंड्स हैव टू बी ऑफ द सेम साइज। सबसे पहले आपको रूल होता है कि आपके दोनों ऑपरेंड्स हैं वो सेम साइज होने चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पे AX, अच्छा आपने AX BL BH का मैंने आपको साइज नहीं बताया क्योंकि चैप्टर 2 अभी हमने नहीं किया, मैं थर्सडे चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगी। AX आपका 16 8 बिट्स का होता है और BL आपका सिर्फ 4 बिट्स का होता है। BL आपका 8 बिट्स का होता है, AX आपका 16 बिट्स का होता है, ठीक है। BL 8, AX 16। तो अगर हम दो डिफरेंट साइज के रजिस्टर्स के बीच में, एक सेकंड शरणजीत मैम का मैसेज आया। अगर आप एक एक रजिस्टर आपका AX है, एक 16 है और एक 8 है, तो इट्स एन इलीगल इंस्ट्रक्शन और वो आपको एरर दे देगा, काम नहीं करने देगा। तो पहला रूल यही है कि ऑपरेंड शुड बी ऑफ द सेम साइज, ठीक है। ऑपरेंड्स कैन नॉट बी मेमोरी ऑपरेंड साइमल्टेनियसली। वही मैंने जो आपको पहले बताया कि दोनों ऑपरेंड्स सोर्स और डेस्टिनेशन आपके मेमोरी ऑपरेंड्स, मेमोरी इंस्ट्रक्शन, मेमोरी लोकेशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेंड कैन, जो फर्स्ट ऑपरेंड है यानी डेस्टिनेशन जो है वो आपका, वो एक इमीडिएट वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए आपकी जो एडिशन है ना, जब भी आप एडिशन करोगे तो आप कभी भी ऐसे ऐड नहीं कर पाओगे 2,4, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, A प्लस B 2 प्लस 4 भी कर सकते हैं, C इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हम C ऐड 2,4 नहीं कर सकते, इमीडिएट वैल्यूज को हम नहीं लगा सकते। इसी वजह से हमारा एक्यूमुलेटर पिक्चर में आता है और एक्यूमुलेटर की हेल्प से हम अपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्यूमुलेटर की हेल्प से हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप, मैं क्यों बोल रही थी कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज अगर आपकी एक स्टेटमेंट में हो जाती है तो क्यों वो यहाँ पे लैंग्वेज आपकी 4 स्टेटमेंट लेती है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने ऑपरेंड को, अपने नंबर को डालना पड़ेगा AX में, फिर आपने किसी रजिस्टर में सपोज आपने 3 नंबर भी अगर आपने करने हैं तो आपने कम से कम 2 नंबर आपको AX में डाल डाल के प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास आता है मेमोरी सेगमेंटेशन। मेमोरी सेगमेंटेशन इज अ वास्ट टॉपिक और चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से है, और यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि सेगमेंटेशन होता क्या है। अगर आप OS पढ़ के आए हो, OS में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है कि सेगमेंट्स क्या होते हैं, पेजिंग क्या होती है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ सेगमेंट है, वही सेगमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो एक सेगमेंट आपका 64 के बाइट्स होता है, आपकी जो मेमोरी है इट इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी सेगमेंट्स, ठीक है। और हर सेगमेंट इज ऑफ 64 के बाइट्स, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर OS, ठीक है। तो अब क्या करता है, हर सेगमेंट का एक डिफाइन, ईच सेगमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय सेगमेंट नंबर 00 से FFF। सपोज मेरा एक सेगमेंट जो है वो 000 से स्टार्ट हुआ तो वह FFF पे खत्म होगा। आप काउंट कर सकते हो 64 के बाइट्स कहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से FFF पे जो स्टार्ट होगा वो भी 6 प्लस 64 के बाइट्स के पे एंड होगा, ठीक है। तो अब देखो ये सेगमेंट और ऑफसेट वाली जो बात है ये मैं आपको चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि जो आपका सेगमेंट है, अगर आप सपोज आपको कोई पर्टिकुलर एड्रेस जो है अपने किसी सेगमेंट में उसको एक्सेस करना है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, मैं
सिर्फ सिंपल बता रही हूँ कि सेगमेंट होता है और उसका एक ऑफसेट एड्रेस होता है। एक आपके पास बेस एड्रेस होता है और एक ऑफसेट एड्रेस होता है, ठीक है। तो बेस एड्रेस में जब आप ऑफसेट एड्रेस प्लस करते हो तब आपको एक डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिलता है। बस इतना ध्यान रखो, बाकी मैं सब आपको चैप्टर 2 में ये क्लियर कर दूंगी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बस ये ध्यान रखो कि हर सेगमेंट का एक बेस एड्रेस होगा, ठीक है, और एक आपका ऑफसेट एड्रेस होगा। बेस एड्रेस में जब आप ऑफसेट एड्रेस प्लस करते हो तो आपको डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिलता है, ठीक है। ये आप नहीं करते, आपका कंप्यूटर आपके लिए कर देता है, बट वो कैसे कर रहा है यही तो आपका कोर्स बताएगा आपको, ठीक है। कोर्स में यही है कि माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे कर रहा है, तो यू शुड नो। यू वॉन्ट बी डूइंग इट इन योर प्रोग्राम्स बट यू शुड नो, ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रोग्राम सेगमेंट्स में आ जाओ, जो आपके प्रोग्राम के प्रोग्रामिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम सेगमेंट्स में आपके 3 टाइप के मेन होते हैं, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। स्टैक भी ऑप्शनल है, आप चाहते हो कि कोई स्टैक अवेलेबल हो या ना हो, बट स्टैक क्यों छोटे छोटे प्रोग्राम्स में तो स्टैक का आपको यूज नहीं समझ आएगा, लेकिन स्टैक का स्पेस आपको एलोकेट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका जब प्रोग्राम बहुत सारे स्विचिंग कर रहा होता है ना काम, तो वो आपका स्टैक यूज करता है, तो अगर आप ऑलरेडी उसके लिए एलोकेट करके रख दो तो इट्स गुड। बाकी कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट ये आपके मेन होते ही हैं। इसमें से भी अगर मैं कहूँ तो डेटा सेगमेंट आप मे और मे नॉट यूज करो, क्योंकि हमारे पास 6 टाइप के मॉडल्स होते हैं। उसमें से एक टाइमिंग अभी मैं बताती हूँ मॉडल्स क्या होता है। तो कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, आप 3 टाइप के सेगमेंट्स अगर आपने अपने प्रोग्राम को अलॉट करवा दिए तो कोड सेगमेंट में आप कोड लिखोगे, डेटा सेगमेंट में आप डेटा लिखोगे, स्टैक सेगमेंट में जो भी मेमोरी का काम होगा वो स्टैक में चलेगा, ठीक है। अब क्या है कि जरूरी नहीं है मेरा कोड इतना बड़ा हो कि एक सेगमेंट में पूरा आ जाए, छोटा सा प्रोग्राम भी हो सकता है मेरा, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्यों उतना स्पेस लूँ, मैं क्यों डेटा सेगमेंट भी उसके लिए एलोकेट करवाऊँ, स्टैक भी एलोकेट करवाऊँ, बिकॉज इन दी एंड मेमोरी इज वेरी प्रीशियस, ठीक है। हमारे पास सबसे ज्यादा प्रीशियस क्या है, हमारे लिए मेमोरी इज प्रीशियस, और स्पीड हमें फास्ट रखनी होती है, एज फास्ट एज वी कैन। तो अगर मेरा ऐसा छोटा सा प्रोग्राम है जो एक सेगमेंट में भी हो सकता है, तो मैं सिर्फ कोड सेगमेंट उसके लिए एलोकेट करवा देती हूँ, बाकी सेगमेंट की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बताती कैसे हूँ असेंबलर को, मैं कैसे अपने असेंबलर को बताऊंगी कि मुझे कोड सेगमेंट चाहिए, डेटा सेगमेंट या मुझे स्टैक सेगमेंट चाहिए। उसके लिए हमारे पास होते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि हर सेगमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और कोड सेगमेंट। डेटा सेगमेंट में मैंने आपको कितने टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करने बताए, एरेज बताए, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने बताए, वो सब आप डेटा सेगमेंट में डालते हो। इट जस्ट लुक्स गुड, ठीक है। तो अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं, कुछ एरे डिक्लेयर करने को है, तो आप उसको डेटा सेगमेंट में डाल दो, और इट शुड बी डिक्लेयर बाय डॉट डेटा। असेंबलर को भी तो पता होना चाहिए कि ये डेटा सेगमेंट है, क्योंकि उसके लिए तो सारे सेगमेंट सेम है, मेमोरी में 1000 सेगमेंट्स है, कितने भी सेगमेंट्स हैं, तो उसको कैसे पता होगा कि इस प्रोग्राम का डेटा सेगमेंट ये है। अगर उसे डेटा फैच करना है तो कौन सा सेगमेंट से फैच करेगा, तो उसके लिए हम असेंबलर को बताते हैं डॉट डेटा। मेरा असेंबलर बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता, आई एम टेलिंग इट एवरीथिंग। मैं उसको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल बनाना है, इतने साइज का बनाना है, इस पर्टिकुलर टाइम का प्रोसीजर बनाना है, तो मैं अपने असेंबलर को सब कुछ डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो डॉट डेटा इज जस्ट अनदर डायरेक्शन टू माई असेंबलर गेट ये मेरा पर्टिकुलर डॉट डेटा सेगमेंट है। तो अगर मेरा जो सेगमेंट एलोकेट किया है मुझे सिस्टम ने, उस सेगमेंट में ये वाला पार्ट डाल दो मेरे प्रोग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट इज डिक्लेयर बाय डॉट स्टैक। यहाँ पे साइज कितने साइज का आपको स्टैक चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट साइज अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो इट्स 1 KB। नेक्स्ट होता है आपका कोड सेगमेंट। अब आपके जितने भी कोड्स हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, असेंबलर डायरेक्टिव्स हैं, दे गो इन द कोड सेगमेंट, वो आपके कोड सेगमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय डॉट कोड। तो अब जब जब मैंने आपको कल 3 कमांड्स का सिग्निफिकेंस बताया था, मैंने आपको बताया था डीबग हो रही है फर्स्ट से, फिर लिंक हो रही है, फिर एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब असेंबलर ने मेरे डॉट डेटा डॉट कोड को डिबग कर दिया। अब मेरा टी लिंक जो है वो उनको लिंक कर रहा है, ठीक है। तो टी लिंक जब उनको लिंक करेगा तो वो एक एग्जीक्यूटेड फाइल बन जाती है। तो डॉट डेटा एंड डॉट कोड आर इसेंशियल फॉर माय असेंबलर टू नो कि कौन सा डेटा सेगमेंट है, एंड कौन सा पार्ट जो है वो डेटा सेगमेंट में जाएगा, एंड कौन सा पार्ट जो है वो कोड सेगमेंट में जाएगा मेरे प्रोग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे मेमोरी मॉडल्स। अब मैंने आपको ये बता दिया कि कितने टाइप के डेटा सेगमेंट्स होते हैं।
डेटा सेगमेंट्स मेन 3 टाइप के होते हैं, उसके अलावा भी आपके पास एक्स्ट्रा सेगमेंट होते हैं, एक्स्ट्रा कोड सेगमेंट होते हैं, वो जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हो। तो अब देखो मेमोरी मॉड्यूल्स में क्या होता है, हम मैंने असेंबलर ये तो है पता चल गया मुझे कि कोड सेगमेंट हो गया, डेटा सेगमेंट हो गया मेरे प्रोग्राम का, बट ये कैसे पता चले कि मैं असेंबलर को कैसे बताऊंगी कि मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने सेगमेंट्स हैं। तो उसके लिए मेरे पास होते हैं मेमोरी मॉडल्स। अभी मैं आपको स्लाइड के एंड में एक एग्जांपल दिखाऊंगी तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे कैसे पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है आपके प्रोग्राम का, ठीक है। तो हमारे पास होता है एक स्मॉल मॉडल, एक टाइनी मॉडल भी होता है जो यहाँ पे गिवन नहीं है। टाइनी मॉडल को हम क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू सेपरेट डेटा फ्रॉम कोड, ठीक है। डेटा से कोड को सेपरेट करना इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बट अगर आपका कोड बहुत ही छोटा है, यू कैन ऑल्सो पुट इट इन अ सिंगल सेगमेंट। सो यहाँ पे क्या होता है, टाइनी में क्या होता है, आपका सिर्फ एक सेगमेंट होता है, दैट इज कोड सेगमेंट। उसी में आप डेटा लिख देते हो, उसी में आप कोड लिख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। इट्स 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 अलाउड बट इट्स नॉट, मतलब उसको अच्छी करना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट को अलग अलग रखो, जिससे कि कोई एम्बिग्यूटी ना हो। अब स्मॉल हमारे पास जो मॉडल होता है उसमें एक कोड सेगमेंट होता है, एक डेटा सेगमेंट होता है, ठीक है। मीडियम जो हमारे पास होता है उसमें कोड जो होता है हमारा एक से ज्यादा सेगमेंट में हो सकता है, और डेटा हमारा सिर्फ एक सेगमेंट में होता है, समझ रहे हो। देखो अगर मैंने मेरे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मीडियम लिखा, तो मैं मेरे असेंबलर को बता रही हूँ कि एलोकेट मोर देन, आई मे नीड मोर देन 2 कोड सेगमेंट्स, ठीक है। वो मोर देन 1 कोड सेगमेंट। तो पहले से ही मेरे को देख के रखो कि इस प्रोग्राम के लिए एक से ज्यादा कोड सेगमेंट मुझे लग सकते हैं, लेकिन डेटा एक में हो जाएगा। व्हाट इफ आई वांट डेटा इन मोर देन 2, तो कॉम्पैक्ट आता है उसके लिए, वो लार्ज आता है। जैसे कॉम्पैक्ट आ गया, कॉम्पैक्ट में कोड मेरा एक सेगमेंट में होता है और डेटा मोर देन 1 सेगमेंट में होता है, ठीक है। फिर आता है मेरा लार्ज, कोड भी मोर देन 1 सेगमेंट में होता है और डेटा भी मोर देन 1 सेगमेंट में होता है, लेकिन एरे जो है वो 64 के बाइट से बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। आप कॉम्पैक्ट तक भी यूज नहीं करोगे, आप मैक्सिमम स्मॉल एंड मीडियम यूज करोगे, ठीक है। फिर आता है ह्यूज, कोड इन मोर देन 1 सेगमेंट, डेटा इन मोर देन 1 सेगमेंट एंड एरेज कैन आल्सो बी लार्जर देन 64 के बाइट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने असेंबलर को बताते हैं कि मेरा मेरा जो प्रोग्राम है वो कितना बड़ा है, उसके लिए कितने सेगमेंट चाहिए होंगे, एरे का क्या साइज होगा। तो इस तरीके से उसे पता चल जाता है, हर हर एक स्टेप में हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अगर अब तक आपने मैक्सिमम चीजें जो आपको प्रोग्राम करने के लिए चाहिए वो पढ़ ली, मतलब एक प्रोग्राम समझने के लिए चाहिए वो पढ़ ली, प्रोग्राम नहीं बना पाओगे अभी भी, उसके लिए इनपुट आउटपुट सिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट लैब में। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आप टाइटल अपना प्रोग्राम दे दो, इट विल नॉट बी काउंटेड बाय द असेंबलर। नेक्स्ट आता है आपका, सबसे पहले आपका असेंबलर आएगा डॉट मॉडल स्मॉल। तो वो आपके प्रोग्राम के लिए क्या करेगा, एक कोड सेगमेंट अलॉट कर देगा और एक डेटा सेगमेंट अलॉट कर देगा। फिर वो देख रहा है डॉट स्टैक 100H, मतलब अब फिर उसने क्या किया, एक 100 बाइट का 100H का उसने एलोकेट कर दिया आपको स्टैक। फिर आता है आपका डॉट डेटा, अब वो क्या करता है, जो उसने डेटा सेगमेंट आपके लिए एलोकेट किया था वहां पे आपका वो ये वाला डेटा डाल देगा। अब देखो इसमें क्या क्या हो रखा है, वेरिएबल नेम, साइज, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए नाम का वेरिएबल बना, डबल वर्ड डिफाइन वर्ड एंड साइज 2। इट कैन ऑल्सो बी, 2 जो है वो आपका बाइट में भी आ सकता था, लेकिन उसने वर्ड दिया है तो वो हमें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे उसने क्या किया है, ए को वर्ड साइज का बनाया है और उसमें 2 डाल दिया, बी को भी वर्ड साइज का बनाया है और उसमें 5 डाल दिया, सम को भी वर्ड साइज का बनाया है और उसमें कुछ नहीं डाला, अनइनिशियलाइज छोड़ दी, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा क्या हो रहा होगा, ए प्लस बी हो रहा होगा उसमें, सम ए प्लस बी का सम जा रहा होगा। अब आता है आपका कोड सेक्शन। डेटा सेक्शन मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है मेरा डेटा सेगमेंट में असेंबलर डाल देगा। फिर आता है मेरा डॉट कोड। डॉट कोड मेरा शुरू होता है, एक मैंने प्रोसीजर बनाया, तो मेन से मैंने प्रॉक असेंबलर डायरेक्टिव से मैंने मेन नाम का एक प्रोसीजर बनाया, और उसमें मैंने क्या किया, जो भी मेरा डेटा सेगमेंट, जो भी मेरा डेटा में है वो AX में डाल दिया, ठीक है। डेटा जो मेरे डेटा सेगमेंट में डेटा है वो मैंने AS में डाल दिया, फिर AX को मैंने DS में डाल दिया। प्रोग्राम समझने की कोशिश में, प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब हम करेंगे खुद तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये देखो हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, ऐड कर रहे हैं नंबर्स को, AX में हमने A मूव किया, ठीक है, और ऐड कर दिया AX में B को, और फिर करा सम में हमने AX डाल दिया, ठीक है। अच्छा एक देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि AX में आपका A आया,
ax में अब b ऐड हो गया, तो अब आपका जो सम है वो ax में है, ठीक है। अब ax को आप डायरेक्टली इनपुट या आउटपुट नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सम में आप अपना ax डाल देते हो और यहाँ पे आप इंटरप्ट कर देते हो exit। ये आपकी पर्टिकुलर इंटरप्ट्स होती हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगी कि किस तरीके, कल नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी इंटरप्ट्स काम करती हैं। ये आपकी जो इंटरप्ट है ये पर्टिकुलर क्या करके एग्जिट टू डॉस, मतलब आप डॉस से बाहर आ जाओ, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बहुत सारी इंटरप्ट्स होती हैं जो ये बताती है कि इनपुट लो, अब आउटपुट करो। तो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू जो आपको इनपुट करनी है वो पर्टिकुलर रजिस्टर में होनी चाहिए, किस रजिस्टर में आपको लेनी है। और अगर आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू आउटपुट करवानी है तो वो किसी रजिस्टर में डालनी पड़ती है। तो इनपुट आउटपुट भी, उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्ट्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। और उस वाली लैब के बाद यू विल बी एबल टू डू प्रोग्रामिंग। अभी भी आप शायद नहीं कर पाओगे प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बट अब आपको एक क्लियर पिक्चर है कि हाउ योर प्रोग्राम विल लुक लाइक, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को डाउट? नो मैम। यहाँ तक क्लियर है? मैं बहुत फास्ट तो नहीं थी? थोड़ा नो मैम। थोड़ा, चलो ठीक है। तो अब देखो, अब क्या था कि आपने क्या क्या देखा, आपने पूरा अपना स्ट्रक्चर देख लिया, सिंटैक्स पता चल गया आपको, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, रजिस्टर्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये आपको थियरी में पता चलेगा। चैप्टर 2 जब हम थियरी में करेंगे, कल तो जन्माष्टमी है, कल वाली तो क्लास शायद नहीं होगी, तो परसों वाली जो क्लास है उसमें मैं चैप्टर 2 कराऊंगी। और उसके बाद जो सैटरडे लैब होगी, सैटरडे लैब में मैं आपका डाउट्स एंड आपके प्रोग्राम चेकिंग और आपके असाइनमेंट्स के लिए रखूंगी, ठीक है। तो सैटरडे वाली लैब में अगर आपको पीडीएफ सेंड करने, हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगी क्लासरूम, और क्लासरूम सब ज्वाइन कर लो। मेरे ख्याल से सिर्फ कितने स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, 44 की स्ट्रेंथ है, तो क्लासरूम ज्वाइन कर लो, सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे शेयर होगी, ये पीडीएफ वहीं पे शेयर करूंगी मैं, असाइनमेंट्स वहीं पे शेयर करूंगी, और किसी को डाउट्स होंगे तो वो भी आप वहीं पे डाल सकते हो, ठीक है। ज्वाइन नहीं हो रहा क्यों? तुम मुझे अपनी ईमेल देना हर्ष। कोड तो भेजा था मैम वैसे सबको, पता नहीं। कोर्स से तो ज्वाइन हो जाता है ना, बट क्या हो पता जाता उसका है। ना हो, तो मैं उसको हम्म। इनवाइट करके देखूंगी, वो मुझे अपनी ईमेल सेंड कर देगा हर्ष सुप्रीति, हम्म। ठीक है। हर्ष डॉट, अभी हर्ष, ठीक है हर्ष, मैम मैं सेंड कर मेरा, दूंगा आपको व्हाट्सएप पे इसकी। हाँ मुझे व्हाट्सएप कर देना, और फिर मैं इसको इनवाइट करके देखती हूँ। और भी कोई ऐसा है जिसको कोड के थ्रू ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, अगर सब किसी को नहीं आ रही है तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, सब कुछ वहीं शेयर होगा। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो मैं क्लासरूम के थ्रू ही आप लोगों से कांटेक्ट करूंगी, आप अपने वहाँ डाउट्स पेश कर सकते हो। अगर आपने कोई प्रोग्राम किया है, कुछ एरर आ रही है, तो वो वहाँ पे पेश कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कुछ मिस करते हो तो अश्विन अकाउंटेबल नहीं होगा, जो चीज़ें मैं अश्विन के थ्रू बोलूंगी सिर्फ उन्हीं के लिए वो अकाउंटेबल होगा, ठीक है। अगर आप मिस करते हो वीडियो का लिंक तो भी अश्विन अकाउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं गूगल क्लासरूम पे क्लास से पहले, लैपटॉप नहीं है अभी, अच्छा मैम वो कोई है ना, बात नहीं। वो पीजी वगैरह में लैपटॉप छूट गया है कुछ लोगों का। अच्छा, और घर पे हो? हाँ ओके, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका कैसे मैं सोल्यूशन निकालूं? मैम, अभी तो यही कर सकते हो कि मैम स्क्रीन शेयर करके अच्छे से मतलब दिखा के कि कैसे कैसे हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, जैसे ही मैं आपको प्रोग्राम करवाने अगर लगूंगी तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपनी हम्म। तरफ से पूरा दिखा दूंगी, बाकी एक बार जब करने में अच्छे से क्लियर होता है। कंटिन्यू। नहीं तो आप लोग अपना पीवी से लैपटॉप अब लेके आ सकते हो, क्योंकि अभी 1-2 महीने तो क्लासेस ऐसे ही होंगे, और कुछ कह भी नहीं सकते कि नवंबर तक क्लासेस ऐसे चले। सो अगर लैपटॉप आपका वहाँ पे है तो आप अरेंज कर सकते हो अपना, हाँ, लेके आ सकते हो। ये टाइम लग, मतलब आपका अगर पीजी में है, अभी अभी तक अश्विन कह रहा था कि पीजी में पड़े हैं हमारे लैपटॉप, तो आप वहाँ से, हाँ जी बताइए। क्योंकि ये चीज अगर आपके पास है तो आप इसको लेके आ जाओ, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये अक्टूबर एंड तक तो ऐसे ही चलेगा, जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं होंगी। तो इसलिए अगर आप
इसी तरह से करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब नेक्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोगों का एग्जाम, अगर ये ऑनलाइन क्लासेस भी हुई तभी ऑनलाइन एग्जाम भी होगा, और हमारे केसेस में तो कंप्यूटर साइंस केसेस में प्रैक्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, सो ट्राई टू अरेंज लैपटॉप और सिस्टम फॉर यू, दैट विल बी गुड। ओके, यस। तो अरेंज कर लो, जल्दी से जल्दी कर लोगे तो साथ साथ कर लोगे, वरना पीछे रह जाओगे। वरना देखने में तो देखो, फिर देखने वाली बात है, करने में आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो ठीक है, 33 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम जिनका अभी तक टैज और डॉस बॉक्स नहीं डाउनलोड हुआ है वो डाउनलोड करके रखना, और नेक्स्ट टाइम इस स्लाइड को एक बार पढ़ के रखना, ठीक है। मैम वो क्लासरूम में एक .asm सैंपल वाली भेज देना आप, चेक मतलब वो, ताकि टेस्ट हाँ, कर। मैं एक सैंपल अपलोड कर दूंगी, मैं हाँ। पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, और हर्ष प्रीति को मुझे इनवाइट भेजना है। और कुछ, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, ओके 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 क्लास, थैंक यू सो मच। ओके मैम।